नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको चैप्टर 15 कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, ये जो चैप्टर है आपके 6 मार्क्स को कवर करता है। कितने मार्क्स को? 6 मार्क्स को। इसमें से 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो ग्राफ का ही आएगा। तो आपको ग्राफ का क्वेश्चन करना आना चाहिए कि ग्राफ कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको आ गया तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर के बारे में। देखो पहले नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले क्या नाम आ रहा है? चर। अब चर क्या होता है? देखो दो चीजें चलती है, एक तो चर और एक अचर। चर मतलब वेरिएबल। इसका मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चर का मतलब क्या हुआ? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और अचर, अचर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया जो फिक्स है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x + 3y = 5। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब देखो यहां पर ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। ये क्या है? ये है अचर, कांस्टेंट है। ये कैसे? ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा हमेशा ही, इसको चेंज थोड़ी कर सकता हूं। यहां पे ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, और ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा। इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो इनको तो अपन क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे कि कांस्टेंट है। अब चर का मतलब क्या है? ये जो x है और ये जो y है, ये दोनों यहां पर क्या है? चर है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो x के अलग अलग मान पे y के अलग अलग मान आएंगे, यानी कि x और y के मान बदलते रहेंगे, तो ये मान चेंज होते रहेंगे, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चर हो गया। अब उसके बाद देखो रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने समीकरण लिखी है ये आपके क्या है? रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण होती क्या है? मैंने आपको बता दिया ये चर है, तो ऐसी समीकरण। अब समीकरण क्या होती है? जहां पर भी अगर 2 पक्ष दिए हुए हों, जैसे ये, इसको अपन क्या बोलेंगे? बायां पक्ष, और बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको क्या बोलेंगे? इधर वाले को दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए। ठीक है, तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण तो हो गए। अब रैखिक समीकरण, जिसमें चर पदों की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, अधिकतम घात। देखो रैखिक समीकरण का मतलब हो गया जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। अब देखो यहां पर चर पद x है, इसके अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ये भी चर पद y है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ही तो है, तो अधिकतम घात कितनी है? 1 है। किसी भी चर पद में घात 1 से अधिक नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी समीकरण है? रैखिक समीकरण है। अब देखो, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल देता, xy + x + 5 = 0। अब देखो सबसे पहले ये देखो, क्या ये समीकरण तो है क्या? हाँ समीकरण है। मैंने बोला एक तो बायां पक्ष हो गया, एक दायां पक्ष हो गया, यानी कि सीधी सीधी बात है कि बीच में इक्वल का चिन्ह आ रहा है, तो वो क्या है? समीकरण है। तो ये समीकरण तो हो गई। अब क्या ये रैखिक समीकरण है क्या? अब आप बोलोगे कि सर देखो ये एक चर पद है, ये भी चर पद है और ये भी चर पद है, इसकी भी घात कितनी है? 1। इसकी भी घात कितनी है? 1। इसकी भी घात कितनी है? 1। तो सर सभी चर पदों पे अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, तो ये रैखिक समीकरण होगी। लेकिन नहीं, देखो समझना, ये पूरा पद 1 ही है। ठीक है, पद किसको बोलते हैं? यदि बीच में प्लस या माइनस आ जाता है ना, उसके बाद नेक्स्ट पद आता है, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। ठीक है, अब पूरे पद में जितने भी चर हैं उनकी घातों को ऐड कर लेते हैं, वो उस समीकरण की घात कहलाती है। देखो यहां पर क्या है? इस पद में 2 चर पद है x और y, इन दोनों की घात कितनी है? 1 1 है, तो 2 टोटल घात कितनी हो गई चरों की? 2 हो गई। मैंने बताया उनकी घातों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहां पर इस पद में चर पदों की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। यहां पर कितनी है? 1 है,
क्योंकि ये अलग पद है ना, और इसकी घात कितनी है, 1 है। यहां कोई चर पद नहीं है, तो कहने का मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चर पद नहीं है लेकिन x की घात 0 लिख दिया मैंने, तो किसी की भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 ही तो होती है। जैसे मैंने 5 के साथ गुणा में x की घात 0 लिख दिया, ठीक है, तो x की घात 0 का मतलब 1, तो इसमें चर पद की घात कितनी है, 0 है। तो अधिकतम घात कितनी हो गई चर पद की, वो 2 हो गई। इसका मतलब ये रेखिक समीकरण नहीं है, एक से ज्यादा घात हो गई ना, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, यह है द्विघात समीकरण, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ गए क्या ये बात, रेखिक समीकरण का मतलब समझ गए। अब देखो क्या ये रेखिक समीकरण थी क्या, अब ये बोल रहा है कि 2 चर वाले, अब चर कितने थे इसमें, 2 ही तो थे, x और ये y, इसलिए ये 2 चर वाली रेखिक समीकरण है, ठीक है। अब ऐसी ही एक और मैं कोई समीकरण लिख दूं, 3x + 5y = 6, ये समीकरण लिख दी। अब ये दोनों समीकरणें मिलके क्या हो गई, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हो गए। युग्म का मतलब जोड़ा, दोनों में दो ही चर दिए हुए हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, ये रेखिक समीकरण युग्म हो गया। यहां तक समझ गए क्या बात। अब मैं बोलूं एक चर वाला रेखिक समीकरण, तो देखो 2x + 3 = 0, मैंने ऐसे लिख दिया। कितने चर पद दिए हुए हैं, एक ही चर पद है x, ठीक है। और क्या रेखिक समीकरण है क्या, देख लो, किसी भी पद में जो चर पद की अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 ही है। यहां पर, यहां कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें चर पद की घात कितनी है, 0 है। तो अधिकतम घात 1 ही है चर पद की, इसलिए क्या है, ये रेखिक समीकरण है। क्या है ये, रेखिक समीकरण है। और ये कौन सी रेखिक समीकरण है, एक चर वाली रेखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन अपन यहां पर पढ़ेंगे 2 चर वाले, जिसमें आपको x और y दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, चर पद होंगे। और रेखिक समीकरण युग्म का मतलब मैंने बता दिया, जोड़ा। एक रेखिक समीकरण ये है और एक ये है, ये दोनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। समझ गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको बता देता हूं। अब देखिए आपके ये 2 रेखिक समीकरण दी हुई है, इनको अपन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण युग्म। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है इनको लिखने का, ठीक है। जिसमें क्या है, देखो x का जो गुणांक है वो क्या है, a1, y का जो गुणांक है वो क्या है, b1, और ये अचर पद है c1। तो ये जो तीनों a1, b1 और c1 है वो क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। वैसे ही यहां पर भी a2, b2 और c2 तीनों क्या है, अचर पद है, ठीक है। और जो चर पद है दोनों समीकरण में 2 हैं, कौन से, x और y। अब आपके जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहां पर ये बनता है कि इस रेखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, हल ज्ञात करो। हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है इनमें जो भी चर राशि है उनका मान निकालना। अब देखो 2 चर राशि है क्या इनमें, और 2 ही समीकरण है। तो मैंने आपको बताया था जितनी अज्ञात राशियां होती है उतनी ही अगर समीकरण होगी आपके पास तभी उनका हल निकालना पॉसिबल है। तो यहां पर 2 ही अज्ञात राशियां हैं और 2 ही समीकरण है, तो अपन इनका हल निकाल सकते हैं। अब हल निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं इसमें, देखो जो तुम्हारा आते हैं वो सबसे पहले आता है ग्राफीय विधि। क्या आता है, ग्राफीय विधि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यही करना बिल्कुल जरूरी है। देखो अगर आप जो मैं अभी इनमें बता रहा हूं वो नहीं करके जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्राफीय विधि तो अच्छे से करके जाना है। दूसरी क्या कौन सी होती है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना। तीसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। और एक होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों विधियां काम में ले सकते हैं अपन इनका हल निकालने के लिए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कि ग्राफीय विधि है, ये आपको आनी ही चाहिए और ये तीनों भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। तो देखो अब ग्राफीय विधि से सोल्व करने से पहले आपको इनके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ना आपके, वो 1 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। कैसे पूछेगा देखो, अब समझो इनमें ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल। अब c1 और c2 से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इक्वल हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसे देखो, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी 3x + 4y = 6 और 2x + 5y = 3। अब यहां पर a1/a2 निकालो। a1/a2 का मतलब x के गुणांक कितने, 3 और 2, तो 3/2 हो गया, ठीक है। b1/b2 निकालो, y के गुणांक 4/5,
क्या ये दोनों इक्वल है क्या? 3/2 और 4/5 इक्वल होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब मैं इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बनाऊंगा, रेखाओं का मतलब एक सीधी लाइन बनेगी हमेशा। देखो ग्राफ बनाने में हमेशा क्या होगी, अब एक लाइन ये है तो ये ऐसे बन जाएगी सपोज करो, ठीक है, और एक लाइन ऐसे बन जाएगी। जब भी ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कहां पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर। देखो मैंने यहां पर लिखा है, ये दोनों रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। किस पर? एक बिंदु पर। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उसका मतलब है इसका क्या होगा? आदित्य हल होगा। आदित्य हल का मतलब होता है एक ही हल होगा, और हल कौन सा होगा? वही बिंदु होगा जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। यानी कि जब इन दोनों रेखाओं को सोल्व करेंगे तो x और y का एक ही मान ऐसा होगा जिस पर ये रेखाएं संतुष्ट होगी आपस में, ठीक है। वो पॉइंट ये होगा। कैसे? अब इनको निकालने के तरीके चारों विधियां हैं, तो उन चारों विधियां सीखेंगे अपन कि कैसे निकालना है। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो निकाय का आदित्य हल होगा। निकाय का मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म, इनका आदित्य हल होगा। आदित्य हल का मतलब एक ही हल होगा, और रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, और निकाय संगत होगा। अब निकाय संगत में आपको क्या याद रखना है कि कभी भी जब हल आएगा ना कुछ तो निकाय क्या होगा? संगत होगा, और जब कोई भी हल नहीं आएगा ना तब असंगत होगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है? a1/a2 इक्वल टू तो हो b1/b2 के। अब देखो अगर नॉट इक्वल टू आ जाता तो फिर तो ये पहली वाली कंडीशन हो जाती ना, लेकिन अब इक्वल आ गया। और फिर क्या बोला है? c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि c1 और c2 इक्वल नहीं होना चाहिए इनके। ये दोनों तो इक्वल हो जाए लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या होगा? तब क्या होगा? निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई भी हल कब नहीं होगा वो सुनना। जब मैं वो दो रेखाएं बनाऊंगा, वो दोनों रेखाएं क्या होगी? जैसे मान लो एक रेखा तो ये है और दूसरी रेखा भी क्या है? इसके समांतर है। अब रेखाएं अगर समांतर हो जाएगी ना तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। हल का मतलब होता है कि जहां पर वो रेखाएं काटेगी। अब जब समांतर हो जाएगी तो रेखाएं कहीं पर कटेगी ही नहीं। अब कटेगी ही नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया कि इस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अब हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या बता दी मैंने? समांतर होगी। समांतर होने का मतलब ही क्या हुआ? कि कोई हल नहीं होगा, और निकाय क्या होगा? असंगत होगा। मैंने आपको बोला असंगत कब होगा? जब उस निकाय का कोई भी हल नहीं हो, यानी कि x और y का ऐसा मान पॉसिबल ही नहीं है कि जो दोनों समीकरणों को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे, ठीक है, एक साथ। तो इसलिए क्या हो गया? निकाय असंगत। इस कंडीशन में ध्यान रखना। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? देखो ये दोनों तो इक्वल है ही सही। अब यहां पर c1/c2 नॉट इक्वल था, अब c1 और c2 भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब जब ये भी इक्वल हो गया तो वो रेखाएं क्या हो गई? सेम हो गई। अब रेखाएं जब सेम हो जाएगी ना तो पहली रेखा भी ये है और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही बनेगी। दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही बनेगी, तो वो रेखाएं क्या हो गई? संपाती हो गई। संपाती होने का मतलब एक दूसरे के ओवरलैप कर दिया, ठीक है। अब जब संपाती हो गई तो ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है। इस रेखा पर जितने भी बिंदु है वो इसका क्या है? हल है। तो इसके क्या हो गए? अनंत हल हो गए। क्या हो गए? अनंत हल। अब अनंत हल हो गया मतलब हल तो है, तो निकाय क्या होगा? संगत होगा। मैंने क्या बोला था? संगत कब होगा? जब कोई ना कोई हल हो। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं हो, ठीक है। तो अनंत वाली कंडीशन समझ में आ गई। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा कि रेखाएं के प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन लिखो, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन है। रेखाएं समांतर कब होगी उसकी कंडीशन लिखो, तो रेखाओं के समांतर करने वाली ये कंडीशन ये है। तो अब कर दोगे यहां से क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से कंफर्म है तुम्हारी, यहां से बनेगा, ठीक है। अब जो एक नंबर का क्वेश्चन जैसे आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है वो देखो। एक क्वेश्चन जैसे ये आ गया 3x + y = 6। अब चार ऑप्शन दे देगा कि इस समीकरण को कौन सा बिंदु संतुष्ट करता है या फिर इसका मान क्या पॉसिबल है। तो जो चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना उसमें से इसके मान उठा उठा के रख देना। कैसे? जैसे मैंने दे दिया 1,2 है मान लो उसमें, तो इसका मतलब x की जगह तो 1 रख दो और y की जगह 2 रख दो। रखो यहां पे x की जगह जब 1 रखूंगा तो 3 एकम 3 और y की जगह 2 रखूंगा तो 5 ही हुआ ये, जबकि आना क्या चाहिए था 6। इसका मतलब ये पॉइंट इसका आंसर नहीं है। अब मैं दे देता इसमें 1,3, तो 1 रखेंगे x की जगह, तो x 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 3, कितना हो गया 6। तो ये इक्वल 6 ही तो आ रहा है। इसका मतलब 1,3 इसका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। समझ गए क्या बात? या फिर दो इक्वेशन देके
दो इक्वेशन देके आपको 4 ऑप्शन दे देता और पूछ लेता इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाला मान बताओ, तो अगर देखो या तो हल करके निकाल लेना, या फिर अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो ऑप्शन से चेक कर लेना, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए वो पॉइंट। अगर वो पॉइंट दोनों को संतुष्ट कर रहा है तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या बात? तो यहां से आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहीं से कवर होंगे। अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको बता दिया किससे बनेगा, ग्राफीय विधि से बनेगा। तो ये ग्राफीय विधि में अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब ग्राफीय विधि अपन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब आपके ये चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो करना बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।